जो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब मेनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके कारण और इसके जो इन्वेस्टिगेशन ये है वो, इसका ट्रीटमेंट पार्ट और होम्योपैथिक थेराप्स। तो सबसे पहले आ जाएगा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है क्या। तो ब्लीडिंग पर वेजाइना फॉलोइंग स्टेबलाइज मेनोपॉज इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है मेनोपॉज के बाद भी, है ना, होने के बाद भी। और ऐसा जो है नॉर्मली 55 ईयर एज में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो है वो 55 ईयर के बाद भी कभी कभी चलते रहते, इसकी वजह से भी होता है। भले ही उसके एज 55 ईयर हो गई लेकिन उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और एज के हिसाब से। और इसके बाद ये बोला गया कि इसके जो मेन कारण है ना मेलिग्नेंसी, ठीक है, मेलिग्नेंसी की वजह से ये होता है। मेनली जो 1/3 ऑफ केसेस जो हैं वो मेलिग्नेंसी की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके कारण क्या क्या हैं, काजेस क्या क्या हैं। तो इसके काज में आ जाएगा सेनाइल एंडोमेट्राइटिस, एट्रोपिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, ड्यूबी, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, या कोई जेनेटल मेलिग्नेंसी जैसे कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, सार्कोमा यूट्रस, कार्सिनोमा जो सर्विक्स हो गया, एंडोमेट्रियम, वेजाइना, वल्वा, फैलोपियन ट्यूब, और सार्कोमा यूट्रस भी हो सकता है। और साथ में ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, मतलब कि ओवरी के जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनका कोई ट्यूमर बन गया हो, इस तरीके की ये जेनेटल मेलिग्नेंसीज हो गई। इनकी वजह से 1/3 ऑफ केसेस में तो ये मेलिग्नेंसी की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी केसेस है जैसे कि यूट्राइन पॉलिप हो गए, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, सेनाइल वेजिनाइटिस, डेक्यूबिटस अल्सर, ये सब आप पूरा गायनिकोलॉजी में एक एक टॉपिक दिए हुए हैं जो कि आप डिस्कस अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल एरोजन एंड पॉलिप हो गए, पॉलिप, ये गायनी की बुक में सारे टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, जैसे सेनाइल वेजिनाइटिस हो गया, पॉलिप वगैरह हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया, इन सब की वजह से होता है। कारंकल हो गए यूट्राइन में, या IUCD डिवाइस जो है वो वहीं रह गई इसकी वजह से, उसका रिटेन होने की वजह से। और 25% केसेस तो उसमें काज जो है अननोन रहता है, या विड्रॉल ब्लीडिंग होने लगती है एस्ट्रोजन इनटेक की वजह से। तो ये सारे डेक्यूबिटस अल्सर्स, सेनाइल वेजिनाइटिस, ये सब इसके काजेस हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है मोस्ट कॉमन काज क्या क्या है इसके, तो इसमें आ जाएगा जेनेटल मैलिग्नेंसी, DUB, सेनाइल एंडोमेट्राइटिस, डेक्यूबिटस अल्सर, यूरेथ्रल कारंकल, और रिटेन पेसेरी और IUCD वो रिटेन रह जाती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे अपन को। तो इसके लिए अपन को पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये रेक्टम से हेमेचूरिया हो रहा है या रेक्टम से तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अपन को डिटेल हिस्ट्री लेनी है ना। तो डिटेल हिस्ट्री में एज ऑफ मेनोपॉज पूछना पड़ेगा। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल पीरियड किस तरीके के थे मेनोपॉज से पहले, उसकी कितना अमाउंट ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ में उसका सेंसेस कैसा है, सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द इंट्रोइटस, ऐसा तो नहीं लगता जैसे कुछ नीचे आ रहा। ये यूरिनरी प्रॉब्लम जैसे डिसयूरिया हो गया, या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन तो नहीं बढ़ गई या कम हो गई, इस तरीके से सारा पूछना पड़ेगा। और साथ में एस्ट्रोजन का इंटेक की हिस्ट्री तो नहीं है, एस्ट्रोजन तो नहीं लिया, और फैमिली हिस्ट्री जो है वो ले लेंगे, है ना। जैसे ओवेरियन कार्सिनोमा वगैरह की हिस्ट्री लेंगे, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा की हिस्ट्री। देन इसके बाद आता है जनरल एग्जामिनेशन पार्ट, जिसमें कि अपन ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में ये कहा गया है कि इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है उससे रिलेटेड हो सकता है। और ग्रोइन रीजन जो है इनलार्ज दिखेगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड हो गए, ग्रोइन रीजन के लिम्फ नोड हो गए, ये इनलार्ज हो जाएंगे, पल्पेट होंगे। मेटास्टेटिक नोड्यूल जो है इंटीरियर वेजाइनल वाल में प्रेजेंट हो सकते हैं। और ब्रेस्ट जो है वो भी पल्पेट होगा। गायनेकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। फिर पर एब्डोमेन अपन करेंगे तो पर एब्डोमेन में अपन को लोअर एब्डोमेन में क्या लंप फीलिंग देखने को, लंप मिल सकता है, ठीक है। और यूट्राइन सार्कोमा वगैरह की वजह से इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद पेरिनियम का, तो यूट्रस जो है अगर आउटसाइड दिख रहा है, डेक्यूबिटस अल्सर जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं। और केयरफुल अगर इंट्रोइटस के बाहर दिखे यूट्रस तो ये हो गया। उसके बाद केयरफुल इंस्पेक्शन करेंगे, वल्वा वगैरह का देखना है अपन को, ठीक है। और बायोप्सी भी कर सकते हैं। पाल्पेशन की बात करें तो पाल्पेशन में क्या
सेपरेट करना पड़ेगा लेबिया फॉर बेटर इंस्पेक्शन। अगर अच्छे से देखना है तो उसके लिए लेबिया को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और यूरेथ्रल मेटस से और इनसे। तो किसके लिए कर रहे हैं ये सब अपन, क्योंकि कारंकल पॉलिप और म्यूकोसल प्रोलेप्स का पता करने के लिए। और इसके स्पेकुलम एग्जामिनेशन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कोई भी विजिबल सर्वाइकल ग्रोथ है तो उसकी बायोप्सी या हिस्टोलॉजी, बायोप्सी मतलब हिस्टोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेज देंगे उसको। एस्पायरेशन साइटोलॉजी किसके लिए कराएंगे, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। और सर्विक्स जो है वो अगर नॉर्मल अपीयर दिख रहा है तो सर्वाइकल एंड एंडोमेट्रियल स्मेयर ले सकते हैं, कहीं उसमें डिस्प्लासिया या कार्सिनोमा इन सर्विक्स तो नहीं हो गया, इसका टेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद पेपिली एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, तो ये भी कब किया जाता है, जब नेरोप्लास्टिक कैनुला यूज़ किया जाता है इसके लिए, और ओपीडी में भेज दिया जाता है उसको। ये प्रोसीजर ओपीडी में की जाती है स्पेकुलम के द्वारा एग्जामिनेशन, ठीक है। और बाई मैनुअल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं अपन। तो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन वगैरह जो है, इसमें क्या कि यूट्रस अगर में नॉर्मल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, या एट्रोपी हो गई उसमें छोटा हो सकता है, ठीक है। एडेनेक्शनल मास देखने को मिल सकते हैं, वो पाल्पेबल भी हो सकते हैं। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करा लेंगे, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा सकते हैं, या सलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राफी SIS, स्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। बायोप्सी एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल कटरेज, लेप्रोस्कोपी, CT और MRI, CT स्कैन, MRI ये सब करा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट। तो जो ट्रीटमेंट पार्ट है इसमें ये देखा है कि अगर काज जो भी है उसको डायग्नोस करना है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। अगर काज नहीं मिल रहा है, कोई काज नहीं है, तो उसमें क्या करना है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। और ऐसे केसेस जिसमें कि बार बार रिकरेंस हो रहा है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसके केसेस में अपन को क्या, लेप्रोटोमी, हिस्टेक्टोमी, सल्पिंगोफेरेटोमी ये सब करा सकते हैं। देन इसके बाद आता है अपना होम्योपैथिक थेरापेटिक पार्ट, जिसमें कि कौन कौन सी मेडिसिन अपन सोच सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा लिलियम टिग्रिकम, है ना, लिलियम टिग्रिकम पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जो रहेगी वो डार्क क्लोटेड ऑफेंसिव। इसके बाद आ जाएगा मर्क्यूरियस सोल्यूबल्स, जिसमें कि आ जाएगा किस तरीके का रहता है कि पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूजन रहेगी और साथ में एब्डोमेन में पेन। लेकेसिस पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जो है वो ब्लैक लंपी एक्रीट रहेगी। और बाकी उनके जो सारे सिम्टम है कि चिली, हॉट, अवर्जन, ये सब भी अपन को साथ में लेके चलना है। बाकी मैं सेंसेशन बता रहा हूँ किस तरीके का रहता है। तो सल्फ़र हो गई, सल्फ़र में किस तरीके का रहेगा, तो ब्लीडिंग रहेगी थिक ब्लैक ऑफेंसिव एक्रीट ब्लीडिंग रहेगी। और सोराइनम प्रोफ्यूज पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग प्रोफ्यूजनेस के साथ रहे। फिर चिली पेशेंट रस्सी रहेगा। इस तरीके के सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सीपिया हो गई, तो सीपिया जो है उसमें प्रोफ्यूज पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, है ना। और ग्रेफाइटिस हो गई, तो उसमें पेनफुल पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, PMB। और मैग्नम एसिडिकम, ठीक है, ये हो गई म्यूरेक्स परप्यूरा। और सिंगुनेरिया कैनाडेंस में क्या आ जाएगा, पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग ऑफेंसिव एंड प्रोफिस रहेगी। म्यूरेक्स परप्यूरा में कोपियस पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग विथ क्लोट्स। तो मेडिसिन के नाम एक बार फिर से बता देता हूँ। लिलियम टिग्रिकम, मर्क्यूरियस सोलिबिलिस, लेकेसिस, सल्फर, सोराइनम, सीपिया, ग्रेफाइटिस, मेगेसिटिकम और म्यूरेक्स परप्यूरा, सिंगुनेरिया कैनाडेनिस। तो ये सारी मेडिसिन पता होना चाहिए। इसके साथ एक मेडिसिन में आपको ये पैटर्न बता देता हूँ किस वे में लिखना है। तो जैसे सल्फ़र है, तो सल्फ़र में पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग जो है कैसी रहेगी, थिक ब्लैक ऑफेंसिव एक्रीट। उसका थर्मल हॉट है, उसका प्यास उसकी पूछे तो बताए तो उसमें थ्रस्टी। और उसका डिज़ायर कैसी रहेगी, तो उसको अल्कोहल, बियर, विस्की, सोर थिंग, स्वीट्स थिंग, स्पाइसी, स्वीट वाइन की डिज़ायर रहती है। और फूड एवर्जन इसको मीट और ऑलिव से होता है। एग्रावेशन इसको मेंसेस के पहले स्टैंडिंग पोजीशन से और बेड में टर्न करने से, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, तो ये सब से एग्रावेशन। और एमुलेशन होता है PMB में उसको डिस्चार्ज से, पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग डिस्चार्ज से आराम हो। तो इस पैटर्न में आपको ये जो मेडिसिन बताई, लिलियम टिक, मर्क्यूरियस, लेकेसिस, सल्फर, सोराइनम, सीपिया, ग्रेफाइटिस, मेगेसिटिकम, म्यूरेक्स और सिंगुनेरिया। और ये डेफिनेशन क्या थी इसकी,
पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की ब्लीडिंग पर वेजाइना फॉलोइंग स्टेबलाइज मेनोपॉज इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग।